हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम आज है आपका लास्ट डे एग्जाम का। अच्छे से एग्जाम सबके हो गए हैं। देखते हैं हमारे शिफ्ट वन में कितने क्वेश्चंस मिले हैं। जितने अवेलेबल हो पाए मैक्सिमम हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का विलय पूछा गया था कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला दिया गया था। तो 1856 में हमारा अवध का मिला दिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। क्लियर यहाँ तक। फैब 1856 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का 51वां संशोधन जो है वो किस वर्ष हुआ था। ये संशोधन आपका 1984 में हुआ था, जहां पर आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1856 में अवध का नवाब कौन था। वाजिद अली शाह जी जो थे वो अवध के नवाब थे और इनकी ही बेगम थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने की 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो लखनऊ से किया था। पहले भी हमने आपको बताया था, अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, वैसे ये यहाँ पर लिख लो, वो अवध के आखिरी नवाब थे। चलिए, इनका जो शासनकाल था वो देख लीजिए, 1847 से 1856 तक का था। क्लियर। वैसे वो संगीतकार भी थे और नर्तक भी थे, कवि और नाटककार भी थे। चलो आगे चलते। इंडियन आर्मी के जवानों के लिए खास तरह के जूते बनवाए गए थे। किसने बनाए थे? तो आईआईटी इंदौर के द्वारा आपके ये एडवांस तकनीकी जूते बनाए गए, जिनको पहन के चलने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी मेड होगी। इसके अलावा एग्जैक्टली लोकेशन का पता चलेगा, मतलब आपके शूज से ट्रैकर भी है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर भी एक तरह से है। ठीक है, तो आपका आईआईटी इंदौर के द्वारा आपका बनाए गए थे। आगे चलते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची में आपके नगर पालिकाओं की शक्तियां शामिल है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत आपका हुआ था। 74वें संविधान संशोधन के तहत आपकी 12वीं अनुसूची आई थी। इसमें आपके टोटल मिला के कितने कार्य शामिल हैं। 18 कार्य शामिल हैं। ठीक है, जो पूरे देश में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। आगे चलते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति हमारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। हमने आपको बोला था हरित क्रांति के फादर की बात करोगे जब आप जाओगे विश्व में, तो आपका नाम किसका जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग का। और अगर आप भारत में जाएंगे तो आपके कौन हो जाएंगे। एमएस स्वामीनाथन। क्लियर। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी। आपके उच्च उपज वाले किस्म के जो बीज थे HYB का विकास किया गया था। इसके लिए HYB जो विकास हुआ था वो इन्होंने किया था, नॉर्मन बोरलॉग जी ने। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था क्योंकि इन्होंने उच्च क्षमता वाले बीजों का आविष्कार किया था। ये लिख लेना। चलो, हरित क्रांति का जो टेन्योर था बच्चे वो था 1960 के दशक से। ठीक है, आगे चले। चलो, भारत रक्षा जहाज प्रदर्शनी आईडेक्स 24 की बात हो रही थी, का उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को कहाँ किया। तो ये जो उद्घाटन था ये आपका हुआ है जोधपुर में। 2024 में भारत के राज्य रक्षा मंत्री पूछे गए थे संजय सेठ। राजनाथ सिंह आपका नहीं पूछे गए थे, या शायद किसी मंथ में देके पूछे होंगे। तब तक के लिए आपके राज्य रक्षा मंत्री कौन थे, तो आपका संजय सेठ ऑप्शन में था, राजनाथ सिंह नहीं दिए गए थे। और आपके क्वेश्चन मिले हैं आरबीआई से रिलेटेड, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस मिले हैं आरबीआई से रिलेटेड। क्वेश्चंस पता नहीं, अगर पता चले तो हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देंगे। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड बुक पूछी गई थी। इस बुक के आपसे लेखक पूछे गए थे, अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई आपकी ये बुक है, प्रकाशित की गई थी आपकी 1893 में। क्लियर। चलो,
इनके और भी हैं, एसे ऑफ द गीता है, कलेक्शन ऑफ पायम एंड प्ले है, सिंथेसिस ऑफ योगा है, द ह्यूमन साइकिल है। इस तरह से इनके और भी रिटन बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1960 में हुई थी, हमने आपको पहले भी बताया था, और नोन एज तीसरी कृषि क्रांति। चलिए, एक चीज और करना, आपसे अगर ये पूछ लेता है कि खासकर हरित क्रांति जो है खाद्यान्न में खासकर किसके उत्पादन वृद्धि से संबंधित है, किस फसल के, तो आपका गेहूं और चावल आ जाएगा। इसके अलावा अगर राज्य पूछ ले किन राज्यों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो यूपी, हरियाणा और पंजाब, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो इन तीनों राज्यों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से। ठीक है, चलो। अशोक महान के पोते पूछे गए थे, तो दशरथ और संप्रति दो इनके पोते थे। देखो, अशोक महान थे, उनको उपाधि दी गई थी चक्रवर्ती सम्राट की। उनका जो जन्म हुआ था, पहले इनके बारे में देख लो, 304 ईसा पूर्व में हुआ था और डेथ हुई थी 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। मृत्यु कहाँ हुई थी? तक्षशिला में। ध्यान रहेगा। राष्ट्रीय प्रतीक और अशोक चक्र की इन्होंने रचना की थी। इसके अलावा इनकी 4 पत्नियां थी, 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी। क्लियर? इनकी पत्नियों का नाम था देवी, कारुवाकी, पद्मावती और तिष्यर्चिता। ठीक है, 3 बेटे थे, महेंद्र, तिवला और कुणाल, और 2 बेटियां थी, चारुमती और संघमित्रा। संघमित्रा का इन्होंने धर्म का प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। इन्होंने फिर कलिंग का युद्ध लड़ा, जहां पर इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा विनाश हुआ, विनाशकारी युद्ध था। इसके बाद इन्होंने युद्ध लड़ने की इच्छा त्याग दी। इसके बाद ये बौद्ध धर्म की तरफ मूव ऑन कर गए। फिर इन्होंने अपने शासनकाल में निर्माण कराया शिलालेखों का, स्तूपों का, मठों का, स्तंभों का। इस तरह से इन्होंने निर्माण कराया। अपने जीवन काल में इन्होंने काफी शिलालेख लिखे, जिसको कि जेम्स प्रिंसप के द्वारा डिकोड किया गया। सबसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने इनके शिलालेखों को रीड करा। ठीक है, इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी, इनकी डेथ के बाद इनका बेटा रहा। उसके बाद में जब बात आई तो इनके 2 पुत्र थे, संप्रति और दशरथ। तो जो दशरथ मौर्य थे, ये थे आपके बड़े, संप्रति सिंहासन पर बैठने के लिए छोटे थे, इसलिए आपका दशरथ मौर्य को बोलते सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया गया था। क्लियर? एक छोटा सा समरी फाइंड आउट करके आपको बता दी है, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। ठीक है, चलो। हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो हल्के लाल या भूरे रंग के यूज किया जाता था आपका हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने अभी आज वीडियो अपलोड की है 17 का शिफ्ट 3, उसमें हमने अच्छी खासी चीजें बता दी हैं। मुझे नहीं लगता अभी मुझे वापस से बताने की जरूरत है, वैसे मैंने काफी आपका क्लियर शॉट बता दिया वहां पर, तो एक बार वहां पे देख लेना। 17 मार्च की शिफ्ट 3 हमने पूरा उसको अच्छे से बताया है आपको, लगभग एक शिफ्ट 3 का वीडियो देख लेना। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी पर आपका ये बांध का निर्माण किया गया था। कब? 2017 में। जो आपकी सरदार सरोवर परियोजना है वो 4 राज्यों को कवर करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, चलो। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पारित किया गया था? क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है आया था कि नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा तो मैंने यहाँ पर आपको फ्रेम कर दिया है, हो सकता है आया हो, इसलिए आप देख लो। 4 अगस्त 2009 को बच्चे आपका पारित किया गया था संसद के द्वारा, और लागू किया गया था आपका 1 अप्रैल 2010 से ये अधिनियम लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रक्त में प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का कार्य पूछा गया था, तो ये एक तरह का रक्त जमावट का कार्य करते हैं। प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। रक्त जमाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक रक्त कोशिकाएं होती हैं। चलो, तो ये हमारा यूज होती है रक्त जमावट में। नेक्स्ट, जब एक नदी के रास्ते में एक बांध बनाया जाता है तो नदी की ऊर्जा जो है किसमें बदल जाती है? देखो, जब पानी बहता है, आपका पानी बहते बहते आता है, ठीक है, आप वहां पर डैम क्रिएट कर दोगे तो बहते बहते आएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये गति अपनी गति छोड़ के यहाँ पर रुक जाएगा। तो अब गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? ऊंचाई बढ़ती जाती है उसकी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदु प्रकाश जो कि बॉम्बे से प्रकाशित एक पत्रिका थी, लैंग्वेज थी इसकी एंग्लो मराठी पत्रिका थी।
किसने प्रकाशित की थी? तो विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा आपकी प्रकाशित ये पत्रिका थी। तानपुरा या जिसको तंबूरा बोलते हैं, भारतीय संगीत का किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंत्र वाद्य यंत्र है, जिसमें कि कितने तार होते हैं? यहाँ पर होता है 4 तार। ठीक है। शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? आपका 86वां संविधान संशोधन आया हुआ था, अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। और अगर आपसे पूछ ले आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू किया गया था, तो आपका इन 2009 में लागू किया था, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलो 86वें संविधान संशोधन के तहत आपका ये अधिनियम जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। हमने पहले बोली थी। किस तट पर पाई जाती है? पश्चिमी तट पर पाई जाती है। और बताओ। तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी केंद्र बोला जाता है हमारा सुंदरबन। एक आपका एलपीजी 1991 से था। भैया ये एलपीजी गैस सिलेंडर वाला नहीं है, ठीक है। ये लाइबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो आपकी उदारीकरण नीति थी ना, वैश्वीकरण उदारीकरण, उसका है रिलेटेड क्वेश्चन आपका 1991 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो हमें पता नहीं है अभी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पूछी गई थी, पाटलिपुत्र हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन आपका क्लासिकल डांस से रिलेटेड आया है, अभी पता नहीं, लेकिन 8 क्लासिकल डांसेस हैं। हम आप चाहो तो हम आपको लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाटलिपुत्र हमारी गुप्त साम्राज्य वो हो जाएगी, जिसका कि शासन जो है वो 320 से 550 तक चला था। आगे चलते हैं। एक काम करो, आप डांस फॉर्म लिख ही लो। क्लासिकल डांस है ये, और स्टेट्स। भारतनाट्यम ओरिजिन कहाँ से? तमिलनाडु। स्टेट लिख सकते हैं आप, ओरिजिन बोल सकते हैं। सेकेंड कथक। कथक अपना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी आपका कहाँ से है? उड़ीसा से। कथकली आपका केरला से है। सत्रिया डांस फॉर्म आपका असम से है। इन्हीं में से कोई एक पूछा गया था, क्योंकि क्लासिकल सुनने में आया है तो क्लासिकल ही आया है। मणिपुरी जो है आपका मणिपुर से है, कोई एक इनमें से ही पूछा गया है। फोक डांस नहीं पूछा गया, ठीक है। मणिपुर से है। और मोहिनी अट्टम। एक मिनट। ये आपका केरला से। ये है डांस फॉर्म, जिसमें से आपका कोई एक पूछा गया है। जो भी पूछा गया आप सेलेक्ट कर लेना। हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय का बाहरी भाग शिवालिक कहलाता है, ठीक है। हिमालय को हमारा अलग अलग विभाजन किया गया है, जैसे कि शिवालिक या बाह्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, जिसको कि आप तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं, पूर्वी पहाड़ियां लाइक पूर्वांचल, उत्तर पूर्व, इस तरह से आपका डिवीजन किया गया है, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों की चौड़ाई की अगर आप बात करोगे तो 10 से 50 किलोमीटर है इनकी चौड़ाई। और अगर आप ऊंचाई की बात करोगे तो 1500 से 2000 मीटर है औसत में, एवरेज ऊंचाई, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय को कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था? तो 2.33 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जिसमें से मैक्सिमम आपका सेना पर खर्च होना था। 246 अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है? आपका संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से रिलेटेड करता है हमारा आर्टिकल 246। गौ माता की रक्षा जो है वो किस आर्टिकल या किस लेख से संबंधित है, या किस अनुच्छेद से संबंधित है? यहाँ पर अनुच्छेद होगा, मेरी फॉल्ट है, अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह हो जाएगा आपका आर्टिकल 48 जो है आपका जानवरों की हत्या से संबंधित है, श्री गाय माता। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजा राज प्रथम, यानी कि आप लिख सकते हैं राजा राज चोल। राजा राजा चोल।
ठीक है, के द्वारा बनवाया गया था। आपका स्थित कहाँ है ये मंदिर? तंजावुर। और तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु। किनका मंदिर है? शिव भगवान जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। भारत के दक्षिणी भाग का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। इसकी जो वास्तुकला है वो है द्रविड़। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि बृहदेश्वर मंदिर की जो वास्तुकला है वो कैसी है, तो द्रविड़ वास्तुकला है आपकी। इसके अलावा ये आपका शामिल है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, ठीक है। ये मंदिर आपका यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल है। ऑल्सो कॉल्ड, इस मंदिर को दक्षिणा मेरू, दक्षिणा मेरू के नाम से भी जाना जाता है आपका ये मंदिर। चलिए, जो हमें डिटेल लगी जरूरी है वो हमने आपको बता दी। और कब बनवाया गया था? 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था इसका निर्माण। इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, आगे चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन 1992 में हमारा सेबी की स्थापना की गई थी, एक वैधानिक निकाय के तौर पर। एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर तो लिख लो, हेडक्वार्टर तो जरूरी है, मुंबई। बाकी इसके क्षेत्रीय और मैनेजमेंट हेड ऑफिस अलग अलग होते हैं। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 में एकल चैंपियन विजेता कौन था? तो ये थे आपके एम रघु पुरुष में, और देविका सिंहांग बनी थी महिला एकल चैंपियनशिप में थी। 2024 में गेहूं की कौन सी नई किस्म तैयार की गई थी? यहाँ पर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काफी किस्मों का विकास किया गया था 2024 में। मुझे पता नहीं है कौन सी किस्म आई थी, इसलिए आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। एक बार अगर आपको याद है तो उसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत सारी मेंशन कर देती थी, लेकिन वही है कि आप फिर बोलेंगे ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ने, क्वेश्चन आया था वो बता दिया। अगर आपको याद है कि कौन सा किस्म पूछा गया था तो एक बार उसको गूगल कर लेना। ओके, डन। किस बैंक के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम और 1949 के तहत विलय के लिए दोनों बैंकों के बीच सहमति बनी? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आपका बना है। एक क्वेश्चन आपका वायरस से रिलेटेड आया था, क्वेश्चन अभी मुझे पता नहीं है एक्चुअल क्या पूछा गया था, इसलिए आपका टॉपिक फ्रेम कर दिया है मैंने कि आपका इससे क्वेश्चन आया था। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और किस मंत्रालय के द्वारा, आजकल तो मंत्रालय भी पूछ लेता है कि आपका ये पुरस्कार किस मंत्रालय से है, तो युवा मामला और खेल मंत्रालय के द्वारा। कब दिया था? हर वर्ष, इन एवरी ईयर दिया जाता है, ठीक है। आपके जो गुरु होते हैं उनको दिया था, कोच बोल सकते हैं, तो कोच को प्रोवाइड किया जाता है ये अवार्ड। और इनाम की जो राशि, अब तो राशियां भी पूछने लगे हैं, तो इनाम की राशि है 15 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार में कंफ्यूज नहीं होना है। अर्जुन जो अवार्ड होता है वो बच्चे हमारा स्पोर्ट प्लेयर के लिए, ये हमारा कोच के लिए, आप गुरु बोल सकते हैं। अर्जुन हमारा खिलाड़ियों के लिए, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रोवाइड किया जाता है। आपका युवा मामला और खेल मंत्रालय ही देता है, हर 4 साल में दिया जाता है। 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, 15 लाख और एक कांस्य प्रतिमा अलग से दी जाती है। क्लियर? चलो, एक क्वेश्चन आपका 1857 रिवॉल्ट से आया है। क्वेश्चन कुछ ये सुनने में है कि युद्ध शुरू होने का वजह पूछा था कि खत्म होने का वजह पूछा था, कुछ तो पूछा था। सिपाही विद्रोह, कारतूस, वही सब था। अब आर्थिक या सामाजिक राजनीतिक कैसे पूछे थे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ था, तो हमने आपको टॉपिक फ्रेम कर दिया, ठीक है। तो ये शिफ्ट हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। 18 का शिफ्ट 1 हो गया, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसी के साथ जय माता दी भैया जी, आज से आपका ये एग्जाम भी खत्म। अब कल से आपका एएलपी है ना, एएलपी वालों कल से है सीबीटी 2, ठीक है। और 2 दिन रहेंगे मेरे ख्याल से, आपका एग्जाम कल भी रहेगा और आई थिंक परसों भी रहेगा शायद, है ना। इसके बाद आपका एग्जाम नहीं रहेगा, फिर आपका वही मई जून जुलाई शुरू कर लो। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल वालों शुरू कर लो, आपका सीजीएल और सीएचएसएल पहले पड़ेगा, तो अपनी पढ़ाई शुरू करो फटाक से। 2 महीने का टाइम है, पता नहीं चलेगा, देखो मार्च खत्म होने वाला है ना। चलो फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।